हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग जीओसी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जितना आपकी क्लास 11th में दिया है, क्लास 12th में दिया है, सबका कोर है ये, कॉन्सेप्ट बिल्डर है ये। अगर जीओसी आपकी वीक रह गई तो यकीन जानिए आप ऑर्गेनिक रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म को कभी नहीं समझ सकते। चाहे आप कितना भी उसे रटने की कोशिश करें, आप उसे भूल जाएंगे। और अगर नए टाइप का कोई क्वेश्चन मिल गया इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो आप नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे तो दो तीन रिएक्शन तो पढ़नी नहीं है, आपको कई सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं 11 12 सिलेबस मिला करके, तो आप सबको नहीं याद कर सकते हैं। तो जीओसी हेल्प करता है उसे मेमोराइज कराने में, जीओसी हेल्प करता है उसे समझने में, जीओसी हेल्प करता है कि इस रिएक्शन के पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसकी मैकेनिज्म कैसी है, कौन से रिएजेंट होने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इन सब के पीछे का जो कहानी है, इन सब के पीछे का जो लॉजिक है, वो सब जीओसी में हम लोग डेवलप करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक दो लेक्चर में तो नहीं कंप्लीट होगा, दसों लेक्चर लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। और हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन यकीन जानिए अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख करके निकलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ भैया हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, कि आप खुद से रिएक्शन बना सकेंगे, आप खुद से नए रिएक्शंस, नए क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप डरेंगे नहीं, बाकायदा उसे सॉल्व करेंगे। तो जीओसी में मैं आपको एक से एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। जिसमें आज पहला लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट क्या होते हैं, और फिर उसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोग को पढ़ने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंटरमीडिएट क्या क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बिनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बहुत सारा इंटरमीडिएट, उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन पर बेस्ड क्वेश्चन, और भी बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट। और इसी जीओसी में हम लोग एरोमेटिसिटी भी पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म मैंने छोड़ दिया था, मैंने आपसे कहा था जब जीओसी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, और वो क्या है, वो है टॉटोमेरिज्म। तो इसी जीओसी में आपको मिलने वाला है। लेकिन आज बेसिक स्टार्ट करते हैं, हम जानेंगे रिएजेंट कितने टाइप के हैं, और हमारे कौन कौन से रिएजेंट हमारे काम आने वाले हैं, जो हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रिएक्शन, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं और इसी से कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। देखो, रिएक्शन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप कहेंगे सर कोवैलेंट बॉन्ड का ही जिक्र क्यों हो रहा है, बॉन्ड तो और भी टाइप के हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में सेंट्रल एटम कार्बन होता है, आईपीएससी में बहुत डिटेल में कार्बन के बारे में बात कर चुके हैं। तो कार्बन जनरली कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जनरली कोवैलेंट ही मिलने वाले हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इसी को रिएक्शन बोलते हैं। पुराने बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना जरूरी है रिएक्शन के लिए। जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और रिएक्शन खत्म कहां पर होगा, जब एक नया बॉन्ड बनकर के आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलने वाले हैं रिएक्शन। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं रिएक्शन का, जैसे CH3Cl है और प्लस KOH है, ठीक है, एक्वस KOH है, और रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बन गया CH3OH और साथ में बना KCl, ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर देखिए, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होकर के आ रहा है उसे कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यहां दो रिएक्टेंट है,
एक ये मिथाइल क्लोराइड है और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। पहले देखो बॉन्ड बना था कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और अभी प्रोडक्ट में बॉन्ड बना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यानी पुराना बॉन्ड टूटा होगा और तब जाकर के नया बॉन्ड बना होगा। तो बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होते हैं और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो पुराने सब्सटेंस यानी जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो नए सब्सटेंस बन करके आते हैं। ठीक है, जहां पर नया बॉन्ड बन करके आता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट में भी दो टाइप होता है। देखो भाई, रिएक्टेंट के भी दो टाइप हैं। एक होता है अटैक करने वाला, जैसे यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है। ये है अटैकिंग स्पीसीज, एक होता है अटैक करने वाला। और एक ऐसा होता है जो बेस प्रोवाइड करता है कि भैया बेस, आधार, कि आओ इस पर अटैक करो, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो बेस प्रोवाइड करता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है, और जो अटैकिंग स्पीसीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट अटैक करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड के ऊपर। तो जिसके ऊपर अटैक होगा वो क्या कहलाने वाला है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का काम क्या है, ये प्रोवाइड बेस, प्रोवाइड बेस। कोई एसिड बेस, बेस नहीं, बेस यानी आधार। ये बेस प्रोवाइड करता है कि उस पर अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर सके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएजेंट। यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिला करके कहलाता है रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिला करके कहलाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा भाई, अब कैसे डिसाइड हुआ, सर आपने कैसे कह दिया कि यही सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है? ये भी तो रिएजेंट हो सकता था, अटैकिंग स्पीसीज ये भी हो सकता था, इससे सबस्ट्रेट बना सकते थे। ऐसा नहीं है। देखो, रिएजेंट वो होता है, अटैकिंग स्पीसीज वो होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, वो हमेशा क्या बनते हैं, रिएजेंट बनते हैं। अब या तो हमें सबके एनर्जी के डेटा की इंफॉर्मेशन हो कि भैया किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, किसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, तब हम डिसाइड कर पाए कि कौन रिएजेंट बनेगा कौन नहीं रिएजेंट बनेगा। या तो और हम थोड़ा डिटेल में जाएं और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करें जिससे हमें समझ में आ जाए कि रिएजेंट कौन बन सकता है। तो देखो, दो पॉसिबिलिटी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर रिएक्शन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक में हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो ऑर्गेनिक वाला हमेशा सबस्ट्रेट बनेगा और इनऑर्गेनिक वाला हमेशा रिएजेंट बनेगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक वाले में जनरली चार्ज प्रेजेंट होता है। देखो, यहां अगर मैं बात करूं पोटेशियम प्लस और OH माइनस, तो यहां पे चार्ज प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा मानी जाती है। तो जब भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आ जाए तो आप क्या काम करेंगे कि किसको सबस्ट्रेट मानने वाले हैं, ऑर्गेनिक को, और इनऑर्गेनिक को क्या मानने वाले हैं, रिएजेंट मानने वाले हैं। जैसे एक और रिएक्शन देखो, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये कार्बन, कार्बन वाले ऑर्गेनिक हो गए, बिना कार्बन वाले जनरली क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। इतना तो आप पहचान ही सकते हैं। तो ये कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक यानी ये सबस्ट्रेट बन जाएगा। और अगर सोडियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगा। अटैकिंग स्पीसीज यानी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, रिएजेंट बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएजेंट हो गया। अब अगर बात करें कि दोनों ही ऑर्गेनिक हो जाए, तो अगर दोनों ही सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो जाए तो कैसे पहचानेंगे? तो ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो, यानी एक्सेस ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम रिएजेंट बना लेंगे, उसे हम रिएजेंट बना लेंगे। एक्सेस ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी, यानी अगर कोई एक न्यूट्रल है तो दूसरा चार्ज वाला हो, अगर दोनों चार्ज वाले हैं तो देखेंगे किसमें चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, उसे हम क्या बनाने वाले हैं, रिएजेंट बनाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3CHO एंड प्लस ये हमारे पास है CH2 माइनस CHO।
ठीक है। ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों ही ऑर्गेनिक है, दोनों में एल्डिहाइड लगा हुआ है, ऑर्गेनिक है। तो देखो इसमें साफ साफ मुझे निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो जिसमें चार्ज होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, रिएजेंट बन जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। और देखो जैसे मान लो हमारे पास है C2H5Cl और प्लस NaO, ठीक है, NaOR, ठीक, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब बताइए कौन सबस्ट्रेट बनेगा, कौन रिएजेंट बनने वाला है, कौन सबस्ट्रेट कौन रिएजेंट। तो NaOR में सोडियम और ऑक्सीजन है, सोडियम मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और OR पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। OR पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो इसमें चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, रिएजेंट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सबस्ट्रेट बन जाएगा। ये आपका सबस्ट्रेट बन गया। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये सिखाया कि रिएक्शन किसे कहते हैं। रिएक्शन का मतलब है पुराने कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना और नए कोवेलेंट बॉन्ड का बनना, इसी को रिएक्शन बोलते हैं। जो आपस में रिएक्शन करेंगे उसे रिएक्टेंट कहेंगे, नया सब्सटेंस जो बनकर के आ रहा है उसको प्रोडक्ट कहने वाले हैं। रिएक्शन करने वालों में भी दो हिस्सा है, एक अटैक करता है और एक जिस पर अटैक होता है। जिस पर अटैक होगा उसे सबस्ट्रेट कहेंगे, जो अटैक करेगा उसे रिएजेंट बोलेंगे। अटैकिंग स्पीसीज वही होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे पता करेंगे, अगर दोनों एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक वाला रिएजेंट बनेगा। अच्छा, दोनों ही अगर ऑर्गेनिक है तो इसमें से जिस पर चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा उसे हम रिएजेंट मान लेंगे। अब हमें पढ़ना है कि रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, या हमारे कौन कौन से काम के हैं जो हमें सिलेबस में मिलने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, तो हमें दो टाइप का रिएजेंट पढ़ना है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे रिएक्शन, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो इन्हीं रिएजेंट पर बेस्ड है, मैक्सिमम रिएक्शन इन्हीं रिएजेंट पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। तो अभी अगर कायदे से सीख लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और उनको पहचानना जान जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनिक सिंपल हो जाएगी। बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ेंगे, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल को लेकर के, इलेक्ट्रोफाइल को लेकर के बहुत सारी रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो मैं पहला स्टार्ट करने चल रहा हूं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली E पर प्लस चार्ज लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं कुछ पहचान लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट वो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक एग्जांपल से। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरल मीनिंग क्या है, देखो ये बना हुआ है दो वर्ड से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। ठीक है, तो फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा चला जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी तरफ अगर खींचा चला जा रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अभी इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें कई सारी डिफिनेशन दिमाग में बैठानी पड़ेगी, तब जाकर के हम इलेक्ट्रोफाइल को पहचान सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट डिफिनेशन में देखो क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, वो सब जनरली इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले मॉलिक्यूल। चलो नेक्स्ट अब इसको और थोड़ा बेहतर ढंग से डिफाइन कर दें जिससे आप कभी भी इलेक्ट्रोफाइल भूल ना पाए। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है कि कम से कम ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक तरीके से लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, और लुईस एसिड की को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर,
जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके उसे लुईस एसिड कहेंगे, और उसी को जनरली हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो अगर ये डिफिनेशन दिमाग में रहेगा तो कभी गलती नहीं होगा। पता चले कोई ऐसा भी कंपाउंड मिल गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, तो आप सोचोगे ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का काम करने के लिए बस इतना होना चाहिए कि उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, उसे हम लोग लुईस एसिड या उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले भी होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज भी होता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस साइट पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम ईडी लिखेंगे आगे चल करके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो ये दो बातें याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। और अटैक कहां करेगा? अटैक वहां करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कहां जाएगा? निगेटिव चार्ज वाले के पास। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला ही हो। अभी सारे एग्जांपल करने वाले हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर एक बात है कि जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। तो मैं आपको पहले इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बता दूं, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर के 3 कैटेगरी हैं। पहला कैटेगरी है आपका लोन पेयर या इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्डिंग करने के बाद बच जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कैटेगरी में वो आते हैं। दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, यानी जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, उसे पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में आता है। और तीसरा क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में ये 3 आते हैं। तो तीनों की बात की जा रही है, इसलिए मैंने एक कोई नहीं लिखा है। एक्सेप्ट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वो चाहे लोन पेयर वाला हो, चाहे सिग्मा वाला हो, चाहे पाई वाला हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट कर ले रहा है तो उसे हम लुईस एसिड या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहने वाले हैं। जनरली दिमाग में हमेशा लोन पेयर ही चलता है कि हाँ लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, लोन पेयर डोनेट कर ले, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर में ये 3 कैटेगरी है। आइए हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा जनरली। जैसे मान लो Cl प्लस है, क्लोरीन पे प्लस लगा दिया, Br प्लस लगा दिया, आयोडीन पर प्लस लगा दिया, हाइड्रोजन पर प्लस लगा दिया। ये सब क्या है? इन सब के पास एक एक ऑर्बिटल खाली होगा, कम से कम एक एक ऑर्बिटल तो खाली जरूर होगा जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, और देखो जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया या C2H5 पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये सब क्या हो गए? ये सब इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेंगे। और देखो और क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास NO है, NO प्लस, तो NO प्लस कहलाता है नाइट्रोसीलियम आयन इसको बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। या हमारे पास है NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकता है। ठीक है, ये देखो जैसे C6H5N2 प्लस है, इसे बोलते हैं डाईएजोनियम आयन। ठीक है, या मान लो CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकता है। ये सब आपको मिलेंगे जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो सब मिलने वाले हैं। इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन। ऐसे और भी हो सकते हैं, मैंने कई सारे एग्जांपल आपके सामने लिख दिए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये सब किसका वर्क करने वाले हैं? इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं करता है क्योंकि वो डिफिनेशन मैच नहीं कर रही है। डिफिनेशन क्या है? जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, उनके पास खाली ऑर्बिटल भी हो, तभी तो एक्सेप्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया है H3O+, यह हाइड्रोनियम आयन है। अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा? सोचिए आप भी। चलो निकालते हैं। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, निकाल दिया, बचे 5। 5 के बाद 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 5 3 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1s2 2s2 क्या आएगा 2p4। तो देखो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 2 ही सेल है और 2 सेल में केवल 2 सब सेल होता है। कौन कौन सा? एक s होता है और एक p होता है, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 और 2 8, 8 भर सकते हैं। 8 ऑलरेडी भरा हुआ है, भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनेशन है जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। क्या इसके पास कोई जगह है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकेगा? नहीं है। इसका मतलब है कि हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, NH4+ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन पर भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब बचे 4, और 4 हाइड्रोजन जोड़ा है तो 4 4 8, यानी नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन भी क्या होता है? नाइट्रोजन भी आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट। और सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उनके पास अब कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं बचा है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना कर पाए वो फिर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बता दिए जो कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल ही हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन और जो भी है वो आपके सामने। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज थे। अब कुछ हम न्यूट्रल स्पीसीज देखेंगे। न्यूट्रल यानी जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रल स्पीसीज में देख रहे हैं, स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, ऐसे स्पीसीज जिसके पास p ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम एक्सेप्ट कर ले। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, BF3, BCl3, BBr3, ठीक है, बोरॉन के जितने भी हैं Bi3, ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक होता है कार्बीन, CH2, इसे बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन कहा जाता है, एक इंटरमीडिएट होता है, इसी जीओसी में आपको पढ़ाने वाले हैं। कार्बन के पास एक लोन पेयर बचा हो और 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच हो। मोनोवैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 1 होती है, 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, और देख लो AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बोरॉन। बोरॉन जो होता है वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है। अभी आपको मैं बोरॉन के बारे में पूरी कहानी समझाता हूं। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, इसका आउटर शेल क्या है? ये इसका आउटर शेल है। आउटर शेल यानी उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, चलो इसको ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट जहां पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं चुपचाप। तो जब ग्राउंड स्टेट में है तो देखो इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में भी लिख दूं, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि s का इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाए, तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं एक्साइटेड स्टेट। 2s से वो 2p में चला गया। अब बताओ, अभी भी इसके बाद भी एक वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन का बचा हुआ है। तो बोरॉन के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके पास आउटर शेल में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो भैया कितना भी कोशिश कर ले, एक ऑर्बिटल तो हमेशा खाली पड़ा रहेगा।
तो जब एक ऑर्बिटल खाली है तो बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बाहर से आने वाले एक इलेक्ट्रॉन पेयर को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकेंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। देखो बोरॉन के पास p का, देखो ये 2p है ना, तो 2p का ही एक ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। बोरॉन के मैक्सिमम कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास तुमको एक वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा मिल जाएगा। तो ये भी देखो सब बोरॉन है। अच्छा, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 3 अभी तुमने देखा, 1 2 3, 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन वालों को बोलते हैं सेक्सटेट। जैसे ऑक्टेट होता है तो ये होता है सेक्सटेट, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले हैं तो ये भी क्या काम कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं, इसलिए सब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे क्योंकि उनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ठीक है, इधर देखो CH2 कार्बीन में भी देखो, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 ये हो गए और 2 हाइड्रोजन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन जोड़ रखा है, तो 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यानी अभी भी इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। देखो एक p ऑर्बिटल खाली होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड में देखो, एल्युमिनियम 13 ग्रुप का है। एल्युमिनियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन जोड़ रखा है, कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास भी एक p ऑर्बिटल बचा होगा। एल्युमिनियम का आउटर सेल होता है 3s2 3p1, बोरॉन की तरह 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। अगर आप एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक यहां से एक यहां से एक यहां से, तब भी एक वैकेंट ऑर्बिटल तो बच ही रहा है ना। और कौन सा वो ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। तो जिनके पास खाली p ऑर्बिटल है वो सब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसे स्पीसीज जिनके पास स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल, देखो भाई एक ना एक ऑर्बिटल कोई खाली होना ही चाहिए, चाहे वो p का हो जाए चाहे d का हो जाए, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल हो गया, फेरस क्लोराइड हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, ठीक है, जिंक क्लोराइड हो गया, ये सब d ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इनमें एक d ऑर्बिटल खाली होगा। वैकेंट d ऑर्बिटल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। पाई बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सब भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ईएन का डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आप पाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। आपको याद नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सल्फर उसके कंपेयर में कम ही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब पाई बॉन्ड टूटता है, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में वीक होता है, कमजोर होता है, तो रिएक्शन के दौरान अगर कोई रिएजेंट अटैक कर रहा होता है तो पाई बॉन्ड पहले टूट जाता है। तो जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो उस तरफ ट्रांसफर होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें इस तरीके से तो सल्फ ऑक्सीजन पर निगेटिव और सल्फर पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे अलग अलग चार्ज नहीं आता है। एक तरफ पाई बॉन्ड टूट रहा होता है और सल्फर पे खाली ऑर्बिटल, सल्फर पर एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है और वो फिर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और इसी पर कोई अटैक करता है। ठीक है, तो देखो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकता है क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल भी हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा किस पर, ऑक्सीजन की तरफ, यानी ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज।
तो देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है। ठीक है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका ये जो कार्बन है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये sp2 कार्बन कहलाएगा। और इसी कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन भी बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन कह सकते हैं या sp2 कार्बन कह सकते हैं। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो भाग कर जाएगा ऑक्सीजन के पास ही। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है हमेशा, इस कार्बन पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो इस पर अटैक करेगा वो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वहीं पर अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, खींचा चला जाएगा। तो ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये भी ध्यान रखना है, मिलेगा आपको जरूर। जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे वहां यही इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा। कार्बोनिल वाले कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं इलेक्ट्रोफाइल के। अब आइए नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास है, वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्रेजेंट करते हैं NU और निगेटिव चार्ज लगा करके। अच्छा, इसको भी अगर ब्रेक करें तो ये कहलाएगा न्यूक्लियस, और फाइल आएगा फिलिक से, न्यूक्लियस प्लस फिलिक। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हुआ जाए। अब यहां पर न्यूक्लियस का क्या मीनिंग है? न्यूक्लियस इस बात को रिप्रेजेंट करता है जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है या इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, जहां इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए उसी तो न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस टर्म यहां पर इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियस लविंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसी को हम लोग, उसकी तरफ जो खींचा जा रहा है, उसकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसका मतलब इसको और डिफाइन करें, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज ए लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह वर्क करता है। लुईस बेस किसे कहते हैं? डोनेट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन पेयर आपको बताया जा चुका है, 3 टाइप का होता है। एक होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक होता है पाई, और एक लोन पेयर होता है, नॉन बॉन्डिंग वाला होता है। तो न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरह काम करता है। हर उस स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर ले। तो न्यूक्लियोफाइल को स्टार्टिंग समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो जनरल मीनिंग है वो क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, उधर खींचा चला जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कहां करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो, या जहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखे, उधर खींचा चला जाएगा, उधर ही अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसका मतलब कैसे अटैक कर रहा है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इसके पास लोन पेयर होंगे, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके थ्रू ये अटैक करता है। तो जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर ले, उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। फिर से मैं आपको कुछ बात समझाने चल रहा हूं कि हमारे पास 3 टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक कहलाता है नॉन बॉन्डिंग, इसको पहले समझ लीजिए क्या जैसे नॉन बॉन्डिंग, जहां पर पाए जाते हैं लोन पेयर। एक होता है तुम्हारे पास
पाई इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये तीन तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ये मैंने किस ऑर्डर में बनाए हैं? ये एनर्जी का ऑर्डर है। इधर हम एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी इसमें? सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो होती है लोन पेयर की, फिर उसके बाद होती है पाई इलेक्ट्रॉन की और फिर होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वही सबसे पहले डोनेट होता है। अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ये हम और डिटेल में पढ़ाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वहां इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जहां जितनी जरूरत है उतना जानते चलेंगे। डोनर एबिलिटी, डोनर एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, न्यूक्लियोफाइल उसी की तो बोल रहे हैं जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर ले। तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी की होती है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले डोनेट होने वाला है। तो सबसे पहले कौन डोनेट होने वाला है? सबसे पहले लोन पेयर डोनेट होने वाला है, उसके बाद डोनर एबिलिटी, उसके बाद डोनेट होने वाला है पाई इलेक्ट्रॉन और उसके बाद डोनेट होने वाला है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये डोनर एबिलिटी रहेगी। ये क्रम याद रखेंगे। जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, उससे कहानी आपको समझ में आएगा। ये सीओ ग्रुप है, बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ने बॉन्डिंग कर रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, मतलब 2 लोन पेयर बचा हुआ है। इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप पाएंगे कि तीनों टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये हैं लोन पेयर, 2 बॉन्ड है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें से हम कहें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर हम पहले डोनेट करेंगे, तो हमारे पास ये ऑर्डर है डोनर एबिलिटी। यानी सबसे पहले कौन डोनेट होने वाला है? लोन पेयर। यानी सबसे पहले डोनेट होने वाला है लोन पेयर। इसमें से लोन पेयर की पहले डोनेट होगा, यही डोनेट किया जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर लोन पेयर ना होता, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप पाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है। अगर आप एल्कीन ले लें, अब लोन पेयर तो है नहीं, तो जब लोन पेयर नहीं है तो मजबूरी है भैया उसके बाद वाला कंडीशन देखो, उसके बाद है पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा और पाई बचे हैं, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट हो जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है। क्यों डोनर एबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, वही पहले डोनेट होता है। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट और पॉइंट समझते हैं। अब हम आते हैं एग्जांपल पर कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकते हैं। यहां पर मैंने आपको तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर समझा दिया कि कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर पहले डोनेट हो जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर पहले डोनेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले देखेंगे निगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा होता है, जाहिर सी बात है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये सब कुछ अपने समझ के लिए हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब जनरली इलेक्ट्रॉन कम है, निगेटिव चार्ज लगा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमारे पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ गया, CH3 माइनस, C2H5 माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। H माइनस हो गया, जनरल फॉर्म में लिख दिया R माइनस। ठीक है, और क्या है न्यूक्लियोफाइल? देखो जैसे हमारे पास Cn माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, ये जितने ये सब है, जैसे SH माइनस हो गया, ठीक है, NH2 माइनस हो गया और आपका OR माइनस हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज, ये सब किसका काम करेंगे? ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल में क्या याद रखना है? पहला हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल या स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। एमाइंस RNH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है।
ठीक है, या हमारे पास H2S है, सल्फर के पास लोन पेयर है, या RSH है, यहां भी सल्फर के पास लोन पेयर है, या ईथर होता है ROR, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप वाले जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, और अगला एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एग्जांपल है। ठीक है, लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग वाला हो गया। अभी पाई वाला एग्जांपल दूंगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल है। देखो कैसे, पहले समझो ऑर्गेनोमेटेलिक किसे कहते हैं। अगर कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना ले, कार्बन अगर किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना ले, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक होता है कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती। ठीक है, अच्छा, जैसे कुछ मेन जो आपको मिलने वाला है वो एक है आपके पास RMGX। RMGX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा कॉमन रिएजेंट है, ठीक है, जो मैक्सिमम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो RMGX प्रोड्यूस करता है R- और ब्रेक हो जाता है MgX+ में। ठीक है, MgX+ में R- यही किसका वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये एग्जांपल हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक आपको मिलेगा R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट, तो गिलमान रिएजेंट भी क्या काम करता है? ये R- प्रोवाइड करता है। R-, और R- किसका काम करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल का। ऐसे कई होते हैं, जैसे एल्काइल लिथियम हो गया, RLi, ये हो गया तुम्हारा एल्काइल लिथियम। तो एल्काइल लिथियम भी जो होता है वो प्रोवाइड करता है R- यानी न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये सब आपको नहीं मिलने वाला है, एल्काइल लिथियम वगैरह आपके सिलेबस में कम है। आपको ये दो तो बहुत मिलेगा, एक तरीके से मान के चलिए नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमान रिएजेंट मिलेगा। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। ठीक है भाई लोग, चलो नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के। लोन पेयर हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, नेक्स्ट है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल का एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल में भी देखा है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, तभी पाई बॉन्ड टूट जा रहा था और उसके पास जा रहा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसे पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकते हैं। सपोज दैट कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये तीन आपको मिलेंगे आपके सिलेबस में। एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया और बेंजीन हो गया, ये तीन आपको तो मिलने वाले हैं। तो हम ज्यादातर उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में काम आने वाले हैं। ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ पढ़ा दे, तो अपने आप को फोकस्ड बनाकर रखना है वहां पर, उन टॉपिक्स पर जो टॉपिक हमारे काम के हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि ऑर्गेनिक को इस तरह से डिजाइन करके मैं आपके सामने पेश करूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सके। वो जो 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं ऑर्गेनिक के, आपसे एक क्वेश्चन ना छूटे, एकदम परफेक्ट सही करके आप आए। तो एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल कैसे काम कर रहे हैं वो समझिए। जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सामने रखा हुआ है Br+ एक इलेक्ट्रोफाइल। तो अब देखो यहां पर दो हैं, एक सिग्मा है और एक पाई इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा वाले बॉन्ड है और पाई है, तो तुमको पता है डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? पाई की। तो पाई बॉन्ड के थ्रू एल्कीन इस ब्रोमीन पर अटैक करेगा, क्योंकि ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, मतलब खाली ऑर्बिटल होगा। तो यहां पर तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, और यहां पर ये किसका काम कर रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सिग्मा के अलावा भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो अटैक पूरी रिएक्शन कैसे होती है जब एल्कीन पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये अटैक एक्चुअल में ऐसे होता है, दोनों कार्बन क्योंकि पाई बॉन्डेड थे, तो दोनों कार्बन ही ब्रोमीन से इस मैनर में अटैच हो जाएंगे।
तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करा करके अटैच हुआ है। और एक एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, एक एग्जांपल ये देख रहे हैं, और इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस रखा हुआ है। तो ये कैसे करता है, देखो पूरा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है जिस कार्बन पर, वो अटैक कर जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Cl यहां लगा दिया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से फाइनली तो यही बनने वाला है। या तो आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करिए जैसे एल्कीन में हमने किया है, एल्कीन में हमने किया है, ठीक है। ये हो गया Cl प्लस, ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि दोनों के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको सीधे ऐसे डोनेट कर देगा, ठीक है, इससे अटैच हो जाएगा। यानी इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हो गया Cl और यहां भी Cl आ गया प्लस, ठीक है, इस तरीके से। वो बाद में टूट करके यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल का वर्क करते हैं। वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यानी जनरली इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए इलेक्ट्रोफाइल के, और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए न्यूक्लियोफाइल के। उसमें से चार्ज वाले भी, न्यूट्रल वाले भी, जितने भी टाइप पॉसिबल थे, और खासकर आपके सिलेबस से रिलेटेड जो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो जो न्यूक्लियोफाइल है, आपको यहां पर मैंने करा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये है कि हम पढ़ेंगे कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल समझते हैं कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट डोनर साइट हो, यानी कम से कम 2 एटम ऐसे हों जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, लेकिन रिएक्शन के वक्त एक ही एटम डोनेट कर रहा हो, एक बार में सिर्फ एक एटम डोनेट कर रहा हो, यानी दोनों एटम साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर ना डोनेट करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में लिख सकते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट डोनर एटम, टू डिफरेंट डोनर एटम, ठीक है, जिसमें पाया जाए ऐसे स्पीसीज जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम पाए जाते हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, उसी को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइनाइड। साइनाइड आयन की अगर हम बात करें तो देखो इसके 2 स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाते हैं। ये हो गया तुम्हारा साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन में आप पाएंगे तो देखो अभी किसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो यहां से वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां से वो अटैक करेगा। लेकिन इसी का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड N, और इसके पास एक इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो अभी देखो किसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कहां से करेगा, नाइट्रोजन की तरफ से करेगा, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल, CH2, C डबल बॉन्ड O, यहां हमने माइनस लगाया, और ये मान लो CH3, ठीक है। अभी देखो निगेटिव चार्ज कहां है, कार्बन, तो यहां से वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करने वाला है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड C, O पर माइनस, और ये हो गया तुम्हारा CH3। अब देखो निगेटिव चार्ज कहां है, जहां निगेटिव चार्ज है वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अब ये ऑक्सीजन की तरफ से न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकता है। तो ये हो गया भाई फाइनली आपके टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉन पेयर का दिमाग में रखिएगा कि भैया 3 टाइप का होता है, एक नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर, एक आपका पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहले हमेशा लोन पेयर डोनेट होगा, नहीं है तो पाई, वो नहीं है तो जाकर के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ठीक है। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें एरो का, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वगैरह दिखाना होता है तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं हर जगह एरो लगा रहा हूं, या पॉजिटिव चार्ज जहां दिखाने की जरूरत है वहां दिखा रहा हूं, निगेटिव चार्ज जहां दिखाने की जरूरत है वहां वो दिखाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखना है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टूल्स हैं, खासकर एरो। बच्चे अक्सर एरो वगैरह नहीं लगाते, वो सब कुछ शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। आपको कुछ रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से अगर आप कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करके चलते
चलते हैं, स्टैंडर्ड तरीका आप अपनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, तो यकीन जानिए कि कुछ टाइम बाद आप पाएंगे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है भाई लोग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। उसमें से पहला फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां हम इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए निट विद्यालय के साथ। धन्यवाद।